हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, देखिए थ्योरम नंबर 5। देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब उन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। देखिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, या फिर ऐसा ही पूछा जा सकता है कि 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का तो हमको समझ में आ गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे एज्यूम करिए एक लाइन है आपके पास, लाइन एल, इस पर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होगा पॉइंट्स जो होंगे वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो ये इन तीनों लाइन से कितने सर्कल पास करेंगे, अगर ये पूछा जाए तो आप कहेंगे एक भी सर्कल नहीं पास करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लाइन किसी सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। अब ये एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हैं तो इन तीनों पॉइंट से कोई भी सर्कल पास नहीं करेगा। चलिए थ्योरम की तरफ फोकस करते हैं। थ्योरम क्या है, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो एज्यूम कर लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर। ठीक है, आप क्या करिए, क्यू आर को ज्वाइन कर दीजिए एंड पी क्यू को ज्वाइन कर दीजिए। अभी के लिए सर्कल पे फोकस मत करिए, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करने के बाद सर्कल पे फोकस करना है। तो आप क्या करेंगे, क्यू आर एंड पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और आप अब ये दिखाएंगे कि इस तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर से एक ही सर्कल पास करेगा। तो हम इसको समझ लेते हैं कैसे यहाँ पे इन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। सो क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लीजिए। सपोज करिए यहाँ पे आपके पास ये ए बी है जो कि क्या है, क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फर्दर आप क्या करेंगे, देखिए आप पी क्यू का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो आप पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लीजिए। सपोज करिए क्या है आपके पास एम एन इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। सो ए बी और एम एन किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे। एज्यूम कर लीजिए ये पॉइंट क्या है, ओ है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि आपने क्या किया, पहले आपने क्यू आर को ज्वाइन किया एंड पी क्यू को ज्वाइन किया, देन क्यू आर एंड पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। क्यू आर एंड पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोल दे रहे हैं, ओ बोल दे रहे हैं। अब देखिए इस बात को समझिए कि ओ ये कहाँ लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर क्यू। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर क्यू पे भी ये ओ लाई कर रहा है। जो ओ पॉइंट है ये कहाँ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर क्यू। एंड ये ओ पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू पे भी है। मतलब पी क्यू का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर भी ये ओ पॉइंट है, और आर क्यू का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर भी ये ओ पॉइंट है। अब ध्यान रखिए ये जो ओ पॉइंट है ये आर और क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि हमको पता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ एंड्स। सो क्लियरली दिस O is equidistant from R and Q, so we can say OR and this OQ are equal. फर्दर देखिए ये O पॉइंट जो है ये क्या है, PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। सो अगेन PO and OQ विल बी इक्वल। सो क्लियरली हमको ये समझ में आ रहा है OP, OQ एंड OR इक्वल है। देखिए पहले तो हमने क्या देखा, OR इज इक्वल्स टू OQ because O is lying on the perpendicular bisector of RQ, and further हमने देखा that OP is equals to OQ because again this O is lying on the perpendicular bisector of PQ. So we can say OR is equals to OQ is equals to OP. अब देखिए ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो O को सेंटर एज्यूम करते हुए अगर आप ओ आर रेडियस एज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल आर क्यू और पी तीनों पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो अभी तो हमने एक सर्कल बना लिया जो कि आर क्यू और पी या बोले पी क्यू और आर तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। लेकिन हमको ये प्रूफ करना है दैट इन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा। सो ये प्रूफ करने के लिए चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई दूसरा सर्कल है जो इधर इससे पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात उसका सेंटर अलग होगा। देखिए ये कहा नहीं जा रहा है कि दूसरा सर्कल पास कर रहा है, बट
हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर मान लेते हैं O1 है, कहीं पे भी आप एज्यूम कर लीजिए। सपोज के सेंटर क्या है, O1 है और रेडियस क्या है, R है। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो O1 होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो RQ का है इस पर भी लाई करेगा, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ का जो है इस पर भी लाई करेगा। मतलब ये जो O1 होगा ये AB पे भी लाई करना चाहिए और MN पे भी लाई करना चाहिए। इस बात को समझिएगा अच्छे से, क्योंकि हमको ये पता है कि जो पॉइंट इन दोनों साइड्स जो हैं QR और PQ, या बोल सकते दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं QR और PQ, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट लाई कर रहा है, या बोल सकते जो कॉमन पॉइंट है वही क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि PQR से पास कर रहा है। ठीक है, अब समझिए कि ये O1 जो है ये PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, एंड ये जो O1 है ये क्या करेगा, RQ के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो ये जो लाइन AB और MN है फिर तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने लगी। एक तो O हमारे पास ऑलरेडी है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा हम एज्यूम कर रहे हैं O1 कि इस पर भी इंटरसेक्ट कर रही है। फिर तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया हमारा। हमने ये पढ़ रखा है कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब अगर आप कोई और सेंटर एज्यूम करना भी चाहते हैं तो वो भी क्या होगा, पॉइंट O ही होगा, मतलब एक ही पॉइंट होगा। आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाइन सेगमेंट PQ एंड लाइन सेगमेंट RQ, देखिए PQ एंड RQ इन दोनों लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक ही कॉमन पॉइंट है और वो क्या है, O। सो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं PQR, इनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा। आई होप थ्योरम आपको समझ में आया होगा। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, देखिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए कि अगर आपके पास कोई सर्कल है जिसके कॉर्ड्स जो हैं वो आपस में इक्वल है, कॉर्ड्स क्या हैं, आपस में इक्वल है, या फिर आपके पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं जिसके कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो वो क्या होंगे, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। इसके लिए देखिए आप क्या करिए, डायग्राम बना लीजिए। देखिए सपोज करिए यहाँ पे ये आपके पास सर्कल है जिसका कि सेंटर क्या है, O है। क्लियरली आप देखिए यहाँ पे आपको गिवन है AB एंड CD, ये आपके पास दो कॉर्ड्स हैं AB एंड CD जो कि क्या है, इक्वल है। आपको क्या शो करना है कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। मतलब अगर आप सेंटर से यहाँ पे कॉर्ड CD एंड कॉर्ड AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इसकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। जैसे आप एज्यूम करिए कि OL एंड OM ये क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट O ऑन AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। आपको इस तरीके से हम दिखा देते हैं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। तो आपको शो करना है दैट दिस OL इज इक्वल्स टू OM। सो आप आसानी से शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, देखिए आप क्या करेंगे, AO एंड OD इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। आप AO एंड OD को ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्लियरली दो ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल क्या आपके पास, ट्रायंगल AOL एंड सेकेंड ट्रायंगल क्या आपके पास, ट्रायंगल DOM। इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप कंपेयर करिए तो आपको क्लियरली दिख रहा है AO एंड DO ये दोनों आपस में इक्वल है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। AO एंड DO ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि एंगल ALO एंड एंगल DMO ये दोनों इक्वल हैं और ये कितना है आपके पास, 90 डिग्री। अब देखिए आपको यहाँ पे गिवन है कि CD एंड AB ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। CD एंड AB आपस में इक्वल है क्योंकि यहाँ पे गिवन है इक्वल कॉर्ड्स, पहले ही स्टेटमेंट में दे दिया गया है। तो हाफ ऑफ CD विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये तो आपको क्लियरली समझ में आ ही रहा होगा। और क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि हाफ ऑफ CD आपके पास क्या है, DM एंड हाफ ऑफ AB ये आपके पास क्या है, AL। तो आप कह सकते हैं DM इज इक्वल्स टू AL। अब ये कैसे कर रहे हैं आप, आपने प्रीवियस थ्योरम पढ़ रखा है
कि अगर आपने किसी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो क्लियरली एम विल बी मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एल विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो वो क्या मिला, डी एम इज इक्वल्स टू ए एल। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए डी एम इज इक्वल्स टू ए एल, या आप कह सकते हैं यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल्स टू डी एल। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल डी ओ एम, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिसमें कि हाइपोटेनस एंड वन साइड आपस में इक्वल है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो आप नोट कर सकते हैं दैट ट्रायंगल ए ओ एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ एम विद द हेल्प ऑफ आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सो क्लियरली अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम, एंड यही हमको प्रूव करना था। तो इसको खुद से आप प्रूव करिएगा, हमने आपको समझा दिया। गिवन स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए। गिवन स्टेटमेंट क्या है आपके पास, यू हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। नाउ प्रूफ क्या करना है आपको, दैट दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, या हमको प्रूव करना है दैट दिस टू कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा दैट ओ एम and OL are perpendicular on CD and AB respectively. So we have to prove that OM is equals to OL. उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिएगा ज्वाइन AO एंड DO, देन आप प्रूफ कर लीजिएगा। आपको प्रूफ यहाँ पे हमने बता दिया। एंड फर्दर अगर यही आप दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन आएगी। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, इसका मतलब रेडियस सेम होगा। तो आप क्या करिए, O1P जैसे आप एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे दो आपके पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल है जिनका सेंटर क्या है O1 एंड O2 रिस्पेक्टिवली, एंड इनमें आपको दो इक्वल कॉर्ड्स गिवन है PQ एंड MN रिस्पेक्टिवली। सो आप क्या करिए, O1P एंड O2M इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अगेन आप क्या करिए, O1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए दिस PQ पे, एंड O2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए MN पे। सो सपोज करिए ये आपके पास L पॉइंट है और यहाँ पे क्या है आपके पास, ये D पॉइंट है। सो क्लियरली देखिए आपको दिख रहा है दैट इन ट्रायंगल PO1L एंड द नेक्स्ट वन ट्रायंगल इज व्हाट, ट्रायंगल MO2D। इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप कंपेयर करें तो आपको क्लियरली दिख रहा है O1P इज इक्वल्स टू O2M एंड एंगल PLO1 इज इक्वल्स टू एंगल MDO2, एंड थर्ड आपको ये चीज़ क्लियरली दिख रहा है दैट PL इज इक्वल्स टू MD, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये O1L PQ को बाइसेक्ट करेगा, O2D ये जो है ये MN को बाइसेक्ट करेगा, एंड हमको पता है कि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। सो क्लियरली द हाफ ऑफ कॉर्ड्स विल बी इक्वल एंड PL विल बी हाफ ऑफ PQ एंड MD विल बी हाफ ऑफ MN। सो हम कह सकते हैं यहाँ से दैट ट्रायंगल दिस PO1L इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MO2D। सो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, O1L इज इक्वल्स टू O2D, एंड यही हमको शो करना था कि ये कॉर्ड्स जो हैं ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। तो हमने O1L इज इक्वल्स टू O2D शो कर दिया। इसका मतलब कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। सो आई होप ये थ्योरम भी आपको समझ में आया होगा। चलिए फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। सो जो प्रीवियस थ्योरम हमने प्रूव किया सेम है ये भी थ्योरम। वहाँ पे हमने ये प्रूव किया था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल होगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से अगर वो इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। सो इसको भी आप आसानी से प्रूव कर लीजिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपके पास देखिए ये सपोज करिए सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसके कॉर्ड्स क्या हैं AB एंड CD, एंड कहा जा रहा है कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो एज्यूम कर लीजिए दैट अगेन OM इज़ परपेंडिकुलर टू CD एंड OL इज़ परपेंडिकुलर टू AB। सो आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपको AO एंड DO को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये एंगल क्या हो गया, राइट एंगल, और यहाँ पे ये एंगल भी कितना हो गया, राइट एंगल हो गया। ठीक है, अब क्लियरली आपको शो करना है दैट दीज कॉर्ड्स आर इक्वल
अगर आप ये शो कर देते हैं दैट ए एल एंड डी एम आर इक्वल, सो क्लियरली ट्वाइस ऑफ ए एल विल बी ए बी एंड ट्वाइस ऑफ डी एम विल बी सी डी, सो ए बी विल बी इक्वल्स टू सी डी। नाउ आप कंपेयर करिए ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल डी ओ एम को, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आपको क्या दिख रहा है, ए ओ इज इक्वल्स टू डी ओ, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। फर्दर आप कह सकते हैं एंगल ए एल ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी एम ओ, ये कितना है, राइट एंगल। एंड थर्ड आप कह सकते हैं दैट ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम, क्योंकि ये गिवन है कि कॉर्ड्स जो हैं वो क्या है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। सो अब क्लियरली दिख रहा है कि ए ओ एल एंड डी ओ एम दीज आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, एंड इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में हाइपोटेनियस एंड एक साइड आपस में इक्वल है। सो क्लियरली हम कह सकते हैं दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सो वी कैन राइट ट्रायंगल AOL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOM। क्राइटेरिया क्या आपने यूज़ किया, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आपने यूज़ कर लिया। सो आप यहाँ से कह सकते हैं दैट AL इज इक्वल्स टू DM, एंड AL और DM आपस में इक्वल है, सो वी कैन से दैट ट्वाइस ऑफ AL is equals to twice of DM. So clearly twice of AL is what, AB, and twice of DM is what, that is CD. So we can say that AB is equals to CD, and यही देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया है chords equidistant from the center of a circle are equal in length। और अगर यही आप कॉन्वेंस सर्कल के केस में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सेम चीज़ है, बस दो अलग अलग सर्कल हैं आपके पास जिनका कि रेडियस सेम है। तो आप सिमिलरली जैसे यहाँ पे प्रूफ किए वैसे यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे। बस आपको अगेन करना यहाँ है, देखिए आपके पास दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल का सेंटर क्या है O1, दूसरे सर्कल का सेंटर है O2। PQ एंड MN दो आपके पास कॉर्ड्स हैं जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप क्या करिए, O1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए PQ पे, सपोज करिए L है। O2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए MN पे, सपोज करिए क्या है, D है। अब आप क्या करिए, O1P एंड O2M को ज्वाइन कर दीजिए, और फिर आप क्या करिए, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो PL विल बी इक्वल्स टू MD, एंड सो ट्वाइस ऑफ PL विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ MD, एंड ट्वाइस ऑफ PL इज़ व्हाट, PQ, ट्वाइस ऑफ MD इज़ व्हाट, MN। सो आप क्लियरली कह सकते हैं दैट PQ इज़ इक्वल्स टू MN। सो आप इसको क्या करिएगा, खुद से प्रूव करिएगा जैसा हमने यहाँ पे किया हुआ है। बेसिकली आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, जो कि आप आसानी से RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखिए नेक्स्ट थ्योरम है इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई दो आर्क सर्कल के कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। डायग्राम से समझिए, देखिए यहाँ पे अगर कोई आपके पास सर्कल है, देखिए ये आपके पास सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, इसके दो आर्क आपस में इक्वल हैं। एज्यूम कर लीजिए ये आर्क PQ एंड आर्क RS ये आपस में इक्वल है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिस कॉर्ड PQ विल बी इक्वल्स टू कॉर्ड RS। तो इसको भी आप आसानी से शो कर सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे सपोज करिए सेंटर तो O है ही, तो आप OP एंड OQ को ज्वाइन कर लीजिए, एंड आप क्या करिए RO एंड OS को ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि एंगल POQ एंड एंगल ROS ये आपस में इक्वल है, PO एंड OS आपस में इक्वल है, फिर आप देख पा रहे हैं OQ एंड OR आपस में इक्वल है। सो क्लियरली ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SOR। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप कह सकते हैं दिस कॉर्ड PQ इज इक्वल्स टू कॉर्ड RS। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर यही बात आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करें, मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में बात करें, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से तो हमने ये शो कर दिया PQ एंड RS आपस में इक्वल है। अगर इसी स्टेटमेंट को आप देखें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में, तो अगेन आपके पास दो सर्कल्स है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जिनका कि सेंटर क्या है O1 एंड O2। सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनका रेडियस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो आप क्या करिए O1P एंड O1Q को ज्वाइन कर दीजिए, एंड फर्दर आप क्या करिए
O2R एंड O2S को ज्वाइन कर दीजिए। सो कहा जा रहा है आर्क इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, फर्दर देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं O1P एंड O2R ये आपस में इक्वल होगा, O1Q एंड O2S ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेंट सर्कल्स के रेडियस है। सो ये दोनों ट्रायंगल PO1 ट्रायंगल PO1Q कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल RO2S के। तो आप कह सकते हैं यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है PQ इज इक्वल्स टू RS, और यही चीज़ स्टेटमेंट में कहा गया है। तो क्लियरली आप स्टेटमेंट अच्छे से लर्न कर लीजिए। क्या है, इस टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, या फिर आप कह सकते हैं इफ टू आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं फर्दर। नेक्स्ट कन्वर्ज है थ्योरम नंबर 8 का, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये देखिए क्या है स्टेटमेंट, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्वेंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर आर्क्स में भी सेमी सर्कुलर, माइनर और मेजर आर कॉन्ग्रेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स जो हैं एक ही सर्कल के वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 3 आर्क्स बोला गया है, तो सेमी सर्कुलर, माइनर या मेजर, तीनों को हम समझ लेते हैं। सो पहले तो आप एज्यूम कर लीजिए कि दो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए ना, तो पहले दो कॉर्ड्स जो हैं वो कॉमन होने चाहिए। अब सेमी सर्कुलर आर्क तभी बनेगा जब कॉर्ड्स क्या हों, डायमीटर हों। तो एज्यूम कर लीजिए आपके पास PQ एंड RS ये क्या है, दो डायमीटर हैं। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है, O है। तो वो क्लियरली दिख रहा है। अगर आपसे यही कहा जाए कि ये दोनों एक ही सर्कल के डायमीटर हैं, तो आप जानते हैं, ये आप कह सकते हैं दैट PQ इज इक्वल्स टू RS। PQ और RS ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ध्यान दीजिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखिए, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे जो आर्क PQ है, ध्यान दीजिएगा आर्क PQ एंड आर्क RS ये दोनों सेमी सर्कुलर आर्क हैं जिनका कि रेडियस सेम है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे डायमीटर आपको गिवन है PQ इज इक्वल्स टू RS, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दैट OP इज इक्वल्स टू OS। सो क्लियरली ये जो आपके पास आर्क है PQ एंड आर्क है आपके पास RS, ये दोनों सेमी सर्कुलर आर्क हैं। सो ये दोनों सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस सेम है। दोनों सेमी सर्कुलर आर्क का क्या है, रेडियस सेम है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेमी सर्कुलर आर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। जब दो सेमी सर्कुलर आर्क के रेडियाई आपस में सेम है, तो दोनों सेमी सर्कुलर आर्क आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं दैट व्हेन PQ एंड RS आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल देन क्लियरली आर्क PQ एंड आर्क RS आर द सेमी सर्कल विथ सेम रेडियस। सो आर्क PQ इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क RS। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए PQ और RS आपस में इक्वल है, तो रेडियस भी इक्वल हो जाएगा। दोनों हम ये कह सकते हैं ये डायमीटर है, तो डायमीटर इक्वल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस इक्वल हो जाएगा, और रेडियस इक्वल हुआ तो आर्क हम इक्वल लिख देंगे, सेमी सर्कुलर आर्क इक्वल लिख देंगे। तो फर्स्ट तो हो गया, सेमी सर्कुलर ने प्रूव कर लिया। सेकेंड अगर माइनर की बात करें, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्ड है, कॉर्ड क्या है, PQ एंड RS। ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं एक कॉर्ड PQ है, दूसरा कॉर्ड क्या है हमारे पास, RS है। और यहाँ पे PQ एंड RS ये क्या है, माइनर आर्क है। ये क्या है, माइनर आर्क। तो आप क्या करिए, आप OP, OQ, OR एंड OS इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन करने के बाद आप ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करिए। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं दैट दिस PO एंड RO ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। PO और RO आपस में इक्वल है। फर्दर अगर हम बात करें OQ एंड OS ये आपस में इक्वल है। एंड नेक्स्ट हमको दिख रहा है कि PQ एंड RS ये आपस में इक्वल है ही, क्योंकि आपको गिवन ही है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। सो क्लियरली यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट
ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस, and PQ is equals to RS. So this will give you that triangle POQ is congruent to triangle ROS. So we can write that angle POQ is equals to angle ROS, and these two angles are equal. So we can write that measure of arc PQ is equals to measure of arc RS. सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये तो माइनर आर्क के लिए हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, माइनर आर्क के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, मेजर आर्क के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जब आपके पास आर्क पी क्यू इज इक्वल्स टू आर्क आर एस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर्क जो पी क्यू है आपने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे आर्क पी क्यू इज इक्वल्स टू आर्क आर एस, तो यहाँ पे अगर माइनर आर्क पी क्यू है तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा, क्यू पी। सो यहाँ पे क्लियरली आर्क क्यू पी विल बी इज इक्वल्स टू मेजर आर्क व्हाट, दैट इज एस आर। जब आपने आर एस को स्मॉल माइनर आर्क बोला हुआ है तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा, एस आर, एंड जब आपने पी क्यू को माइनर आर्क बोला है तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा, क्यू पी। सो जब आपके पास माइनर आर्क्स आपस में इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस है, सो क्लियरली आप ये बात बोल सकते हैं दैट दिस क्यू पी आर्क इज इक्वल्स टू आर्क एस आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेजर ऑफ दिस मेजर आर्क्स आर इक्वल, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि सेम सर्कल के आर्क्स है ना, सेम सर्कल के जब माइनर आर्क्स आपस में इक्वल हैं तो मेजर आर्क भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपने ये तीनों बता दिया कि सेमी सर्कुलर, माइनर एंड मेजर आर्क तीनों क्या है, आपस में इक्वल हैं जब किसी भी सर्कल के दो कॉर्ड्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। चलिए फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और आपने कोई आर्क एज्यूम किया, सर्कल का सेंटर ओ है और कोई आर्क एज्यूम कर लिया आपने ए बी, तो ए बी ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये सेंटर रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बना रहा होगा ए बी, उसका क्या होगा, ट्वाइस होगा। मतलब अगर मैं कह दूँ कि सर्कल पे कोई पॉइंट पी है और यहाँ पे सेंटर ओ है, ए और बी ये दो पॉइंट है, या बोल सकते हैं ए बी आर्क है, तो आप कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। ये स्टेटमेंट यही बात बोल रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो आर्क ए बी को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल बन रहा है तो वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा, या बोल सकते हैं ये सेंटर पे बनने वाला एंगल उस एंगल का क्या होगा, ट्वाइस होगा। चलिए इस थ्योरम को भी समझ लेते हैं। तो पहले डायग्राम बना लीजिए, हम केस को 1 बाय 1 समझेंगे। पहले हम माइनर आर्क समझ ले रहे हैं माइनर आर्क के लिए, फिर सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, देन फर्दर हम जाएंगे तो मेजर आर्क के लिए भी ये बात हम प्रूफ कर लेंगे। तो अगर हम माइनर आर्क की बात करें तो सपोज करें हमारे पास पी क्यू एक माइनर आर्क है, आर जो है सर्कल पे एक पॉइंट है जो कि आर्क पी क्यू पे नहीं लाई कर रहा है, और ओ जो है सर्कल का क्या है, सेंटर है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। गिवन स्टेटमेंट आप ऐसे कह सकते हैं कि एन आर्क पी क्यू ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एंड अ पॉइंट आर ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, या फिर आप कह सकते हैं पी क्यू आर्क है तो ये जो आर है ये कहाँ है, आर्क क्यू पी पे है। हमको क्या शो करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। हमको क्या प्रूव करना है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। ये चीज़ हमको क्या करना है, शो करना है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये कैसे प्रूफ कर लेंगे, आप क्या करिए, आप ये जो आपके पास आर पॉइंट है ओ पॉइंट, इसको ज्वाइन करते हुए एक आप रे ड्रॉ कर दिए। सपोज करिए ये आर एम जो है ये रे है जो ये क्या कर रहा है, ओ पॉइंट से पास कर रहा है। अब क्लियरली अगर ट्रायंगल पी ओ आर की बात करें तो यहाँ पे
ओ पी एंड ओ आर आपस में इक्वल होगा, सो क्लियरली ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल ओ पी आर एंड एंगल ओ आर पी। चलिए हम इसको बोल दे रहे हैं एंगल नंबर 1, इसको बोल दे रहे हैं एंगल नंबर 2। सो एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर आप ऐसे बोलिए, इसको अगर आप अल्फ़ा बोल रहे हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, ऐसे बोल दीजिए। आई होप ये बात समझ में आई होगी। या आप कह सकते हैं इसको आप एंगल ए बोल रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ओ पी आर में, सो क्लियरली ये जो एंगल है, एंगल पी ओ एम इज इक्वल्स टू ए प्लस ए। तो आप कह सकते हैं एंगल पी ओ एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए। कैसे, देखिए ट्रायंगल पी ओ आर का एक्सटीरियर एंगल है एंगल पी ओ एम, सो क्लियरली एंगल पी ओ एम विल बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी आर ओ। और ये दोनों ए एज्यूम किया हुआ तो ये हो गया ए प्लस ए, तो एंगल पी ओ एम क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए। सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू आर की बात करें तो यहाँ पे हम बोलते हैं ये आपके पास एंगल बी है और ये एंगल बी है। सो क्लियरली आप देख पा रहे हैं ओ क्यू एंड ओ आर ये आपस में इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसलिए बी और बी एज्यूम किया, क्योंकि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो इसको बी एज्यूम किया और इसको भी क्या किया, बी एज्यूम किया। सो अगर इस एंगल की बात करें, क्या है आपके पास एंगल क्यू ओ एम, दिस विल बी इक्वल्स टू बी प्लस बी। सो वी कैन राइट एंगल क्यू ओ एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी। अब आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल क्यू ओ एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ बी। अब देखिए एंगल पी ओ एम एंड एंगल क्यू ओ एम ये क्या है, इसका सम जो है ये क्या है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अब आप देख पा रहे हैं ये जो ए प्लस बी है ये क्या है, ये है एंगल पी आर क्यू। क्लियरली दिख रहा है ना, एंगल पी आर क्यू क्या है, ए प्लस बी। सो वी कैन राइट दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। ध्यान दीजिएगा, आप देख पा रहे हैं ना ए प्लस बी यही क्या है, एंगल पी आर क्यू। सो क्लियरली एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, एंड यही हमको क्या करना था, शो करना था। सो क्लियरली हमने आपको बता दिया कि ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का ट्वाइस है, या हम बोल सकते हैं आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का क्या है, ट्वाइस है। अब अगर फर्दर हम बात करें कि पी क्यू जो है ये क्या हो, माइनर आर्क हो जाए, या माइनर आर्क तो आपने प्रूव कर लिया, पी क्यू जो है ये क्या हो जाए, ये सेमी सर्कुलर आर्क हो जाए। तो सिमिलर वे में जैसे हमने इसको प्रूव किया आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। आप यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, एम पॉइंट बना लेंगे, मतलब एम पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, या बोल सकते हैं आप आर एम रे बना लेंगे जो कि ओ पॉइंट से पास कर रहा होगा। फिर आप सिमिलरली जैसे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल एज्यूम किए, इसको एक्सटीरियर एंगल एज्यूम कर लेंगे, इसको एक्सटीरियर एंगल एज्यूम कर लेंगे, और इसी तरीके से क्या करेंगे, आप शो कर लेंगे कि एंगल पी ओ क्यू जो है ये एंगल ये क्या है, एंगल पी आर क्यू का ट्वाइस है। फर्दर देखिए अगर हम बात करें कि ये जो पी क्यू है ये क्या है, अगर मेजर आर्क है तो सेम वे में हम इसको भी प्रूफ कर लेंगे। आप अगेन क्या करिएगा, आर एम जो है आप एक रे बना लीजिएगा जो कि ओ से पास कर रहा होगा। फिर आप यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे दैट एंगल दिस पी ओ क्यू इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। बस यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा दैट रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। ध्यान दीजिएगा, ये मेजर आर्क के केस में लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये दिखाना है ना कि ये जो एंगल है दिस वन एंगल इज़ ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, और ये जो एंगल है आपके पास यहाँ पे दिस इज़ रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू बोल देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा दिस वन एंगल पी ओ क्यू ये एंगल है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि एंगल पी ओ क्यू जो है ये एंगल पी आर क्यू का ट्वाइस है, तो ये मेजर आर्क के केस में नहीं बोलेंगे, वो तो माइनर आर्क के केस में आपने बोला था। मेजर आर्क के केस में आपको क्या बोलना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू।
एंड प्रूविंग आप सेम मेथड से करेंगे, जैसे हमने यहाँ प्रूव किया है उसी तरीके से आप प्रूव करेंगे। आप आर एम रे बनाएंगे जो कि ओ से पास कर रहा होगा, फिर आप इन दोनों ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कंसिडर करेंगे, फिर जैसे जिस तरीके से यहाँ पे आपने फर्दर मूव किया था वैसे यहाँ पे मूव करके आप इसको प्रूफ कर लेंगे। सो स्टेटमेंट, अगेन मैं यही बात बोलूँगा कि आप स्टेटमेंट अच्छे से लर्न करिए, स्टेटमेंट अच्छे से समझिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट पे ही पूछा जाएगा, प्रॉपर्टीज़ पे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या, देखिए नेक्स्ट थ्योरम है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये तो प्रीवियस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन ही है, या बोल सकते हैं ये जो थ्योरम है प्रीवियस थ्योरम पे ही बेस्ड है, क्वेश्चन तो नहीं है अभी, ये थ्योरम ही है, प्रीवियस थ्योरम पे बेस्ड है। प्रीवियस थ्योरम में हमने जो पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इसका मतलब देखिए जैसे ये आर्क पी क्यू है, तो अब रिमेनिंग पार्ट पे ये आर्क पी क्यू जो भी एंगल बना रहा है ये सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एंगल है, एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी एस क्यू, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। आप समझिए यहाँ पे एंगल पी आर क्यू विद एंड एंगल पी एस क्यू, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे इस बात को समझ लीजिए। सपोज करिए सेंटर ओ है, आप क्या करिए पी ओ एंड क्यू ओ इनको ज्वाइन कर दीजिए, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, या आप कह सकते हैं एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू। एज्यूम कर लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। Further we can write that angle POQ is equals to twice of angle PSQ. So we have angle PSQ is equals to half of angle POQ. Assume it as equation number 2. Now from 1 and 2 we have that angle PRQ is equals to angle PSQ, and यही देखिए स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, देखिए द एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो हमने ये अभी तो यहाँ पे पी क्यू को माना आर के एज्यूम किया था और प्रूफ कर लिया। अब अगर यही पी क्यू को मेजर आर के एज्यूम कर ले रहे हैं तो आप क्या करिए, अगेन सपोज करिए सेंटर क्या है, ओ है सर्कल का, तो आपने पी ओ एंड क्यू ओ को ज्वाइन कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। तो क्लियरली एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। अगेन इसको एज्यूम कर लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। फर्दर देखिए आप कह सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस क्यू। सो एंगल पी एस क्यू is equals to half of reflex angle POQ. Assume कर लीजिए this is equation number 4. So from equation 3 and 4 we have that angle PRQ is equals to angle PSQ, and again हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट भी यही बात बोल रहा था that angle in same segment of a circle are equal। चलिए फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या, देखिए एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सो देखिए ये भी क्या है, प्रीवियस थ्योरम से रिलेटेड है। तो प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। उसके पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा था उससे एकदम रिलेटेड है ये। हमने उसके पहले क्या थ्योरम पढ़ा था, दैट द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो उसकी हेल्प से हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए क्लियरली अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम दिस एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू विल बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। हमने क्या एज्यूम किया है, वी हैव अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओ है, पी क्यू वो डायमीटर है, और आर जो है सर्कल पे कोई पॉइंट है। आपने पी आर एंड क्यू आर को ज्वाइन कर दिया है। So clearly that angle POQ will be equals to twice of angle PRQ. So we can write angle PRQ is equals to
हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू एंड क्लियरली एंगल पी ओ क्यू क्या है आपके पास 180 डिग्री, सो वी कैन राइट एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, half of 180 degree and half of 180 degree is equals to 90 degree, so we can write angle PRQ is equals to 90 डिग्री। एंगल PRQ यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। और देखिए यही कहा गया है एंगल इन सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। सो अब देखिए सेमी सर्कल में एंगल राइट एंगल है। अब आप कहीं भी यहाँ कोई पॉइंट ज्यूम करते हैं, सपोज करिए पॉइंट M है, आप PM और QM को ज्वाइन कर दीजिए तो एंगल PMQ ये क्या है राइट एंगल है। तो अगर आप यहाँ कोई पॉइंट ज्यूम करते हैं, सपोज करिए ए पॉइंट है तो एंगल PAQ ये भी राइट एंगल हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई पॉइंट ज्यूम करिए, सपोज करिए B है तो एंगल PBQ ये भी क्या हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा। चलिए फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या देखिए, इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एज 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या कहना है कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट के सेम साइड किसी 2 पॉइंट पे लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल एंगल अगर बन रहा है तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, दो तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट हो गए और जो दोनों रिमेनिंग पॉइंट्स थे ये सभी 4 पॉइंट्स क्या होंगे कॉन्साइक्लिक होंगे। कॉन्साइक्लिक होने का मतलब क्या है कि सभी 4 पॉइंट जो हैं एक ही सर्कल पे लाई करेंगे या एक ही सर्कल पे होंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करिए आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी, तो लाइन सेगमेंट ए बी के सेम साइड अगर 2 पॉइंट है, सपोज किया हमने कि पॉइंट सी एंड पॉइंट डी है, और ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं कि एंड पॉइंट से जो एंगल, लाइन के एंड पॉइंट से जो एंगल बन रहा है इन दोनों पॉइंट पे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो, मतलब एंगल सी और एंगल डी आपस में इक्वल हो, तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये क्या होंगे कॉन्साइक्लिक होंगे, मतलब ये एक ही सर्कल पे लाई करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको चलिए फिर से हम इसको समझ लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे आप गिवन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी इज़ लाइन सेगमेंट एंड सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, एंड वी हैव टू प्रूव दैट what A, B, C and D, A, B, C and D are concyclic या these are lying on the same circle। आप पॉइंट डी को यहाँ भी कर सकते हैं, इसको सी को यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ऐसे बना लिया तो भी ठीक है, आपको सिर्फ ये दिखाना है ए बी डी एंड सी या ए बी सी एंड डी ये एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं। सो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम। आपने यहाँ पे एंगल तो बना दिया, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, ठीक है। तो अगर आपको प्रूफ करना है ये चारों एक ही सर्कल पे हैं, तो पहले तो ये एज्यूम कर लीजिए कि सिर्फ 3, मतलब आप ये जानते हैं ना कि किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लिया कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो ए बी और सी से पास कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो पॉइंट ए बी और सी से पास कर रहा है, इन तीनों से पास करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ऑब्वियस सी बात है, हम किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जो ए बी सी से पास कर रहा है। अब देखिए 3 केसेस होंगे, या तो डी सर्कल पे लाई करेगा और या तो नहीं करेगा तो आउटसाइड करेगा या इनसाइड करेगा। मतलब 3 केसेस हैं, या तो डी सर्कल पे लाई करेगा, या तो डी सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा, या तो डी सर्कल के इनसाइड लाई करेगा। बात को समझिएगा। तो पहले सर्कल पे लाई करेगा ये केस तो हम यहाँ पे एज्यूम ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको यही तो प्रूफ करना है। तो हम 2 केस प्रूफ यहाँ पे एज्यूम करेंगे। एक डी जो है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, एंड दूसरा केस क्या होगा, डी जो है वो सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है। और हमको ये दिखाना है कि दोनों पॉसिबल नहीं है, मतलब जो डी है वो सर्कल के बाहर भी नहीं हो सकता और इनसाइड भी नहीं हो सकता। तो थर्ड पॉसिबल केस जो है कि डी सर्कल पे होगा, वही ट्रू हो जाएगा। तो पहले कंसिडर कर लीजिए, देखिए डी जो है ये क्या है, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। एज्यूम कर लीजिए डी जो है ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो ये जो आपके पास ए डी लाइन सेगमेंट है ये सर्कल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। एज्यूम कर लीजिए कि ये पॉइंट जो है ये आपके पास क्या है, D1। आप क्या करिए, आप D1B को ज्वाइन कर दीजिए, आप D1B को ज्वाइन कर दीजिए। अब आप एक चीज़ जानते हैं दैट
angle in the same segment of circle are equal. So clearly angle ACB will be equals to angle AD1B. ध्यान दीजिए, angle in the same segment of circle are equal. So clearly angle ACB is equals to angle AD1B. यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं, इसको एंगल 1 बोल दीजिए, इसको एंगल 2 बोल दीजिए. सो क्लियरली एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2. आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. फर्दर आप अगर इसको एंगल 3 बोल रहे हैं तो ये तो आपको गिवन ही है ना, आप ऐसे लिख लीजिए गिवन एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADB. ये तो गिवन ही है, आपको स्टेटमेंट में ही गिवन है ये चीज़. तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. अगर आप इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव दैट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3. और ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल BDD1, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल 2 है ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का. ठीक है ना, ये क्या है? ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल. और कोई भी एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल का है अगर, तो वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं हो सकता. किसी भी इंटीरियर एंगल के इक्वल, या हम बोल सकते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल नहीं हो सकता. इस इंटीरियर एंगल की बात नहीं करें, मतलब जो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल की एडजेसेंट है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे. रिमेनिंग जो एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं उनकी बात हो रही है. या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो रिमोट इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं हो सकता. यहाँ पे क्लियरली एंगल 2 एंड एंगल 3 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते. तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये केस एज्यूम करने के बाद हमको ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ये मिल रहा है. तो ये केस पॉसिबल नहीं है. फर्दर अगर आप सेकंड केस एज्यूम करें कि डी क्या है, इनसाइड है, तो आप क्या करिए, AD को एक्सटेंड कर दीजिए. AD को एक्सटेंड करने के बाद वो सर्कल को कहीं इंटरसेक्ट करेगा, अगेन उसको आप D1 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए. और आप क्या करिए, फिर से D1B को ज्वाइन कर दीजिए. क्या कर रहे हैं आप, D1B को ज्वाइन कर दे रहे हैं. इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं तो अगेन देखिए आप यहाँ पे आपको मिल रहा है एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADB. ये गिवन है आपको. इसको एंगल 1 एज्यूम करिए, इसको एंगल 3 एज्यूम कर लीजिए, और इसको एंगल 2 एज्यूम कर लीजिए. आप यहाँ पे आपके पास जो एंगल है ये दिस वन, इसको एंगल 2 बोल दे रहे हैं. ये कौन सा एंगल देखिए, एंगल AD1B, इसको एंगल 2 बोल रहे हैं. तो क्लियरली देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल, बिकॉज ये क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल. फर्दर ये गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, मतलब आपको गिवन है एंगल ACB एंड एंगल ADB इक्वल है. सो अगेन आपको मिल रहा है दैट एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इक्वल. यू कैन राइट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2. और फिर से देखिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि BD1 का एक्सटीरियर एंगल एंगल 3 और एंगल 2 जो है वो वन ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल है. सो अगेन एंगल 3 और एंगल 2 पॉसिबल नहीं हो सकता. अब देखिए ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है कि जो D है वो सर्कल के इनसाइड हो. सेकंड में हमने एज्यूम किया था ना कि D जो है सर्कल के इनसाइड है. फर्स्ट में एज्यूम किया था सर्कल के आउटसाइड है D. तो दोनों केस पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है. वो क्या है कि ये जो आपके पास D पॉइंट है ये इसी सर्कल पे लाई कर रहा है, जो कि ABC तीनों से पास कर रहा है. तो ये दोनों केस जो है ये पॉसिबल नहीं थे. तो हम कह सकते हैं ABC एंड D ये क्या है, कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं. आई होप आपको प्रूफ समझ में आया होगा. ठीक है, स्टेटमेंट में इसको प्रूफ किया गया, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर आप प्रूफ को 2-3 बार रिवाइज करिए अच्छे से, ताकि आपको फिर प्रूफ समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. चलिए फर्दर चलते हैं. नेक्स्ट थ्योरम देखिए. नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, और वी कैन से दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. सो सबसे पहले तो यहाँ पे यही समझ लीजिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फिर उसके बाद थ्योरम पे बात करेंगे. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टाइसेस एक ही सर्कल पे लाई करें. जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का जितना भी वर्टेक्स है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D, ये सभी जो है एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं. तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सिंपल चीज़ है, आप डिफाइन कर सकते हैं. द क्वाड्रिलेटरल हुज ईच वर्टेक्स लाई ऑन द सेम सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब देखिए यहाँ पे
थ्योरम क्या कह रहा है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको शो करना है। आप गिवन स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट वी हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए प्रूफ करने के अलग अलग आपके पास मेथड्स हैं, आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड से हम यहाँ प्रूफ करते हैं इसको। तो आप क्या करिए, आप देखिए इस तरीके से ए सी एंड डी बी को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है ना, अगर आप ए सी और डी बी को ज्वाइन कर दे रहे हैं तो आपको देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल है इसको हम एंगल 1 बोल दे रहे हैं, इसको एंगल 2 बोल दे रहे हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि देखिए आर्क बी सी से ये एंगल 1 जो है ये बन रहा है एंड आर्क बी सी से ही एंगल 2 बन रहा है। आई होप आप फोकस कर पा रहे होंगे अच्छे से। तो आप कह सकते हैं क्लियरली एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं, आर्क बी सी से ही एंगल 1 बन रहा है एंड आर्क बी सी से ही एंगल 2 बन रहा है। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर इक्वल। फर्दर देखिए, हम यहाँ पे इसको एंगल 3 बोल दे रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, एंगल 4 बोल दे रहे हैं। सो अगेन आप कह सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4 आपस में इक्वल हैं। कैसे, देखिए आर्क ए बी से ही ये एंगल सी बन रहा है, दिस वन एंगल 4 बन रहा है एंड आर्क ए बी से ही एंगल 3 बन रहा है। और वी कैन से these angles are on the same segment of the circle and we know that angles in same segment of circle are equal. So clearly angle 3 is equals to angle 4. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 3 दिस इज व्हाट एंगल ADC and this is equals to angle 2 plus angle 4. Now focus on the triangle ABC. So in triangle ABC we can write angle 2 plus angle 4 plus of angle ABC is equals to 180 degree. देखिए एंगल दिस वन यहाँ पे 2 एंगल 4 एंड एंगल ABC, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। सो हियर एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल ADC। सो वी कैन राइट एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से देखिए ADC और ABC, आप इसको लिख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए ये आपने एक प्रूफ कर लिया, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ना हमको प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एक तो आप इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं जैसा हमने किया है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप जानते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD we have angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 degree. And now angle B plus angle D is equals to 180 degree. So we can write angle A plus angle C plus 180 degree is equals to 360 degree. So clearly angle A plus angle C is equals to 180 degree. तो देखिए अगेन सिंपल थ्योरम था। सो थ्योरम प्रूफ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि थ्योरम का स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है थ्योरम प्रूफ करने को तो कम ही आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, बट उससे बेस्ड क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली मिल जाते हैं। चलिए फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अभी हमने पढ़ा देखिए कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यहाँ हम बोल सकते हैं उनके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है
इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब ऑलरेडी कह दिया गया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल्स है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, उनका सम कितना है 180 डिग्री। आपको ये शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो है ये क्या है, साइक्लिक है। तो चलिए यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कर लीजिए कि ए बी सी डी हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। ए बी सी डी क्या हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि एंगल बी और एंगल डी का सम कितना है 180 डिग्री। हमको प्रूव करना है दैट ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए वैसे तो हमको पता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, बट इन केस यहाँ पे हमको प्रूव ही करना है तो हम लिख लेते हैं कि इफ़ पॉसिबल लेट ए बी सी डी इज़ नॉट साइक्लिक। अब ए बी सी डी साइक्लिक नहीं है तो देखिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास करता ही है, तो हम मान सकते हैं कि कोई सर्कल है जो ए बी सी से पास कर रहा है, डी से नहीं पास कर रहा है। अगर ये साइक्लिक नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इससे पास नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमने बना लिया कि एक सर्कल है जो ए बी सी से पास कर रहा है, डी से नहीं पास कर रहा है। तो अब 2 केसेस हैं आपके पास, डी या तो बाहर है, जो साइक्लिक नहीं है तो 2 ही केसेस बचे, या तो डी बाहर होगा सर्कल के, या तो डी जो होगा सर्कल के इनसाइड होगा। तो यहाँ पे आपके पास दोनों केसेस हैं, डी या तो सर्कल के बाहर है या तो डी जो है सर्कल के इनसाइड है। पहले फर्स्ट केस समझते हैं। डी अगर सर्कल के बाहर है तो क्या करेंगे, देखिए तो सी डी जो है सर्कल किसी पॉइंट पे कट करेगा। सपोज करिए ये D1 है आपके पास, आप क्या करिए ए D1 को ज्वाइन कर दीजिए। एज्यूम कर लीजिए ये जो है आपके पास क्या है, ये एंगल 1 है और यहाँ पे इसको एज्यूम कर लीजिए आप एंगल 2। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी सी D1 ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गए और हमको पता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल बी ये कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। एंड क्लियरली देखिए एंगल 2 प्लस एंगल बी ये कितना है आपके पास, ये है 180 डिग्री, क्योंकि ये तो गिवन ही है कि एंगल बी और एंगल डी का सम कितना है, ये है 180 डिग्री। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इन दोनों से हमको क्या मिल रहा है, देखिए इन दोनों से हमको मिल रहा है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ध्यान दीजिएगा दोनों क्वेश्चन से हमको क्या मिल रहा है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए डी D1 ये आपके पास एक ट्रायंगल है, एंगल 1 इसका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 क्या है, रिमोट इंटीरियर एंगल, या आप बोल सकते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो डी है ये सर्कल के आउटसाइड हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो डी कैन नॉट लाई आउटसाइड द सर्कल। फर्दर अगर हम एज्यूम करें कि डी जो है ये सर्कल के इनसाइड है, सो हम क्या करेंगे, दिस सी डी को एक्सटेंड कर देंगे। एंड सपोज करिए कि ये एक्सटेंड करने के बाद सर्कल को D1 पे कट करना है। सो अगेन आप सेम चीज़ करेंगे, ए D1 को ज्वाइन कर दीजिए। एज्यूम कर लीजिए ये आपके पास क्या है, एंगल 1 और यहाँ पे आपके पास क्या है, एंगल 2। मतलब आप एंगल ADC या फिर एंगल D को एंगल 2 एज्यूम कर रहे हैं एंड एंगल AD1C इसको आप एंगल 1 एज्यूम कर रहे हैं। सो क्लियरली एंगल 2 प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ये आपको गिवन है। एंगल 1 प्लस एंगल B ये 180 डिग्री होगा बिकॉज आपने प्रीवियस थ्योरम में ये पढ़ रखा है। बिकॉज क्लियरली ABCD1 दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड the sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degrees. So we can write that angle AD1C plus angle ABC is equals to 180 degree. So clearly angle 1 plus angle B is equals to 180 degree. Now from these two equation we have that angle 1 is equals to angle 2 and again ये चीज़ possible नहीं है, angle 1 angle 2 इक्वल हो नहीं सकता। क्यों इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल 2 है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AD1D। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है एंड हमको पता है एक्सटीरियर एंगल जो है वो रिमोट इंटीरियर एंगल की इक्वल नहीं हो सकता, या हम कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल की इक्वल नहीं हो सकता। सो एंगल 1 विल नॉट बी एंगल इक्वल्स टू एंगल 2। अब देखिए D जो है ये सर्कल के बाहर नहीं होगा, D जो है ये सर्कल के इनसाइड नहीं होगा। सो ऑब्वियस सी बात है D कहाँ होगा, सर्कल पे ही होगा। या हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इन दोनों केसेस में तभी पॉसिबल है
जब ये डी और D1 ये दोनों पॉइंट क्या करें, कॉन्साइड करें, या हम बोल सकते हैं ये दोनों एक ही पॉइंट हो, मतलब यहीं पे आप D1 लिख रहे हैं और यहीं पे आप D लिख रहे हैं, तो ही ये चीज़ जो है ये पॉसिबल है। तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिनके वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है, सो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है, साइक्लिक है। तो आई होप सभी थ्योरम्स जो आपको बताए गए थ्योरम्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी थ्योरम्स को नोट करिए एक जगह अच्छे से, जितने भी आपको थ्योरम बताए गए 15 थ्योरम बताए गए, तो सभी थ्योरम्स को एक जगह अच्छे से नोट करिए। प्रूविंग आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको बताया ही गया, खुद से आप प्रूफ कर लीजिए। और स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन हमको मिलेगा सॉल्व करने को। अगर आपको स्टेटमेंट लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चन समझने में आपको फिर प्रॉब्लम होगी। आप सभी स्टेटमेंट को अच्छे से लर्न कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।